Hello everybody, welcome back. In this video, we are going to cover final lab polity session. Let us start. This final lab can be downloaded from the Artis Mathur Sir Telegram channel. First topic is basic structure doctrine. So, Article 13 is a limitation on a law which takes away or abrogates the right conferred by the पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में ये जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट रहता है आर्टिकल 13। तो आर्टिकल 13 के अंदर लॉ के डेफिनेशन में क्या क्या इंक्लूड किया गया है? इट इंक्लूड ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बायला, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूजेस हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ। तो ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बायला, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम भी इसमें इंक्लूड है, यूजेस हैविंग द इफेक्ट ऑफ द लॉ इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इट डज नॉट इंक्लूड, जो आर्टिकल 13 के अंदर लॉ की डेफिनेशन है वो इंक्लूड नहीं करती है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है आर्टिकल 368 के अंदर, उसको इंक्लूड नहीं करती है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन द अंडर द आर्टिकल 368 इज नॉट इंक्लूडेड इन आर्टिकल 13 लॉ डेफिनेशन। तो बेसिक स्ट्रक्चर इज ए लिमिटेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पावर है अंडर आर्टिकल 368, उस पर क्या है? लिमिटेशन है। तो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन दिया गया था केशवानंद भारती केस में 24 अप्रैल 1973 को। अभी रिसेंटली ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इंडिपेंडेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिपेंडेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी इज ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो आपको क्या करना है? इसकी अपॉइंटमेंट है, इसको ढंग से पढ़ना है। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को कौन अपॉइंट करता है, क्या क्वालिफिकेशन है। नेक्स्ट इज नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2023, इसको पास किया गया था। ठीक है, इट क्रिएट ए स्टेट्यूटरी अथॉरिटी जिसका नाम है नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी। तो टू मेक इट विल मेक द रिकमेंडेशन टू द एलजी को रिकमेंडेशन देगी रिगार्डिंग ट्रांसफर, पोस्टिंग, विजिलेंस एंड अदर इंसिडेंटल मैटर्स। ठीक है, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी में कौन कौन होगा? दिल्ली का सीएम है, ठीक है, और 2 सेक्रेटरी हैं। ठीक है, एक दिल्ली का चीफ सेक्रेटरी है और एक दिल्ली का होम डिपार्टमेंट है, उसका सेक्रेटरी है। उन दोनों को क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और इसका जो डिसीजन होगा 2/3 मेजोरिटी से लिया जाएगा। ठीक है, यानी कि मेजोरिटी से लिया जाएगा। एंड एलजी इज नॉट बाउंड बाय, इसके जो डिसीजन है उससे बाउंड नहीं होगा। एलजी अपने डिस्क्रिप्शन से काम कर सकता है। इट गिव द डिस्क्रिशनरी पावर टू एलजी इन द सर्टेन मैटर। ठीक है, तो अंडर आर्टिकल 239 ए स्पेशल प्रोविजन फॉर दिल्ली बनाए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। लेजिस्लेटिव असेंबली हैव द पावर टू मेक द लॉज इन द मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट। तो दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली है वो स्टेट लिस्ट पे जो मैटर है उस पर लॉ बना सकती है, एक्सेप्ट किन किन मैटर पे नहीं बना सकती हैं? पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, लैंड, ये तीनों सब्जेक्ट छोड़ के बाकी पे लॉ बना सकती है। सर्विस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो आर्टिकल कितने मेंबर होंगे? लेस देन 10%। ठीक है, लेस देन 10% ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसमें 10% से कम मेंबर होंगे। एंड 70 नंबर ऑफ एमएलएज हैं दिल्ली की असेंबली में। तो सीएम है वो अपॉइंट किया जाता है, दिल्ली का सीएम है वो अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट द गवर्नर। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं है, प्रेसिडेंट है। आर्टिकल 239 ए बी क्या है? इट इज रिलेटेड टू द फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन दी दिल्ली। तो क्या होगा उसमें? ठीक है, नेक्स्ट इज राइट टू साइलेंस। तो राइट टू साइलेंस इमनेट फ्रॉम द आर्टिकल 20 क्लॉज 3 which states that no one can be compelled to be a witness against himself। तो आर्टिकल 20 से ये आया है, 20 क्लॉज 3 से। कोई एक no one can be compelled to be a witness against himself. The protection is limited only to the criminal proceeding, not the civil proceeding. ठीक है, right to silence। तो this right is not available to a person who is interrogated under the Custom Act 1962, FEMA Act 99, Foreign Exchange Management Act 99. Since this person is not accused of the crime or offense and is not entitled to a lawyer। तो ऑफेंस में जो अक्यूज नहीं होता है उसे इंटरोगेट किया जाता है, तब उसको लायर की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इन द नंदनी सतपति वर्सेस पीएल डानी केस, नंदनी सतपति वर्सेस पीएल डानी केस, सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट द कंपेलिंग ए पर्सन टू आंसर ए क्वेश्चन विद इन द लिमिट ऑफ द पुलिस स्टेशन मे रिजल्ट इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का ये वायलेशन होगा, उसको फोर्स से जबरदस्ती स्टेटमेंट लेना। नेक्स्ट इज पर्सनैलिटी राइट। तो दीज आर द राइट ऑफ ए पर्सन टू प्रोटेक्ट हिज और हर पर्सनैलिटी अंडर दी राइट टू। तो ये जो है वो एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है पर्सनैलिटी राइट। दीज आर टू प्रोटेक्ट हिज, इट इंक्लूड नेम, वॉइस, सिग्नेचर, इमेज और एनी अदर फीचर इजिली आइडेंटिफाइड एज ए मार्कर ऑफ पर्सनैलिटी।
ठीक है, तो ये दीज आर नॉट एक्सप्रेसली मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, कहीं पे भी किसी भी लॉ में मेंशन नहीं है, पर दे आर ट्रेस टू फॉल अंडर द राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू प्रॉपर्टी के अंडर ये फॉल होते हैं, राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, तो राइट टू प्रॉपर्टी इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 300A। कॉन्स्टिट्यूशनल कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा किया गया था इसको? नेक्स्ट इज राइट टू वॉक। तो पंजाब हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट द राइट टू वॉक। तो राइट टू वॉक हैज बीन it has been mandatory for all the road owning agencies including NHI to provide the footpath and the cycling track। ये जो रोड बनाने वाली एजेंसीज है उनको क्या है, फुटपाथ ट्रैक है और साइकिल ट्रैक देना पड़ेगा पंजाब में। तो फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट द राइट टू वॉक इज पंजाब। नेक्स्ट इज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। तो इट वाज पास्ड एज ए स्पेशल लॉ की तरह इसको पास किया गया था टू प्रोहिबिट द कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप। ठीक है, तो उसको प्रोहिबिट करना था किसी भी कन्वर्जन को, ठीक है, ऑफ ए प्लेस ऑफ वर्शिप, जैसे कि मॉस्क्यू हो सकता है उसको टेंपल में कन्वर्जन करने के लिए, एंड टू प्रोवाइड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप एज इट एग्जिस्टेड ऑन द 15 अगस्त 1947। तो इसमें क्या है, प्रोहिबिट द कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप एंड टू प्रोवाइड फॉर मेंटेनेंस ऑफ द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन। जो जैसा चला आ रहा है 15 अगस्त 1947 को वो वैसा चलता रहे। ठीक है, एंड इसके अंदर क्या है, अयोध्या जो टेंपल है, राम जन्मभूमि का केस इसके अंदर आउट ऑफ प्रीव्यू है क्योंकि लिटिगेशन चल रही थी। इट डज नॉट अप्लाई टू द, ये अयोध्या वाले टेंपल पे भी अप्लाई नहीं होता था ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। आल्सो डज नॉट अप्लाई टू द मॉन्यूमेंट्स एंड द साइट कवर्ड अंडर द एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन एक्ट 1958 के अंदर ये जो साइट्स इंक्लूड की गई हैं एएम एक्ट के अंदर, उसके अंदर ये अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड है आफ्टर इंडिपेंडेंस पहला स्टेट बन गया जिसने इंप्लीमेंट किया है। तो यूसीसी रेफर्स टू द same set of the civil laws. It refers to the same set of the civil laws applicable to all the citizens of India in the personal matter such as marriage, divorce, custody, adoption and inheritance। तो आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि यूसीसी इंप्लीमेंट करना है, डीपीएसपी है ये। तो डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज आर करंटली गवर्न्ड बाय द सिस्टम ऑफ पर्सनल लॉज व्हिच हैव बीन कोडिफाइड ओवर द इयर्स थ्रू द वेरियस पीसेस ऑफ लेजिस्लेशन। ठीक है, तो गोवा में भी क्या है, गोवा में पुर्तगीज ने इंट्रोड्यूस किया था पुर्तगीज सिविल कोड ऑफ कंडक्ट इन 1867 में वो चला रहा है, उत्तराखंड ने इंप्लीमेंट कर दिया है। ठीक है, पर्सनल लॉज आर ए सब्जेक्ट अंडर द कंकरेंट लिस्ट में आते हैं पर्सनल लॉज। नेक्स्ट इज कुई लैंग्वेज। तो उड़ीसा की कैबिनेट ने मांग की थी कि कुई लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड शेड्यूल 8 में कितनी लैंग्वेज आती है, 22 लैंग्वेज आती है। कौन कौन सी लैंग्वेज है? नेक्स्ट इज माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। तो टर्म माइनॉरिटी है वो डिफाइन नहीं की गई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, परंतु ये मेंशन्ड है, डिफाइंड नहीं है परंतु मेंशन है इन अंडर आर्टिकल 29, 30 जो राइट टू माइनॉरिटी से रिलेटेड है, 350A एंड 350B। कौन कौन से किससे रिलेटेड आप देख बताओगे मेरे को। ठीक है, तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992 है। इट डिफाइंड द माइनॉरिटी एज एनी कम्युनिटी defined as such by the central government। तो minority is any community which is defined by the central government। तो गवर्नमेंट ने क्या है 6 कम्युनिटी को नोटिफाई कर रखा है। ठीक है, कौन कौन सी? मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन। ठीक है, नेक्स्ट इज नारी शक्ति वंदन 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 106वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2023 में आया है। इट प्रोवाइडेड 1/3 रिजर्वेशन टू द वुमेन इन लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेचर दैट इज स्टेट असेंबली एंड सिटी ऑफ दिल्ली। तो लोकसभा को दिया गया है 330A आर्टिकल ऐड किया गया है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है यानी कि जो स्टेट असेंबली है उसमें 332A आर्टिकल ऐड करके दिया गया है, और जो दिल्ली की असेंबली है उसमें 239AA आर्टिकल के अंदर 1/3 रिजर्वेशन वुमेन को दिया गया है। राज्यसभा को नहीं दिया, राज्यसभा में नो रिजर्वेशन, राज्यसभा में रिजर्वेशन नहीं होता है, और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें भी कोई रिजर्वेशन नहीं है। ठीक है, इट इंक्लूड दी रिजर्वेशन, इसमें क्या है जितना आल्सो आर्टिकल 332 के अंदर क्या है 80 एंड एसटी को रिजर्वेशन दिया गया है। तो 80 एंड एसटी के लिए जितनी भी सीट होते हैं, मान लेते हैं कि 100 सीट रिजर्व है 80 एंड एसटी के लिए, तो उसमें से भी क्या है 1/3 है वो 80 की या फिर 80 की वुमेन के लिए रिजर्व होगी। तो इट प्रोवाइड 1/3 सीट्स for the women under the total number of the seat reserved for SC and ST under article 332। तो कौन कौन सा आर्टिकल ऐड हुआ? 330A हुआ, 332A ये हुआ, और 239A के अंदर अमेंडमेंट किया गया। दिस प्रोविजन हैज, ये जो है कम इनटू इफेक्ट, कब इफेक्ट में आएगा? आफ्टर द डिलिमिटेशन, आफ्टर द फर्स्ट सेंसस। तो अभी इसके बाद में पहला सेंसस होगा, उसके बाद में ये फोर्स में आएगा डिलिमिटेशन के बाद में। ठीक है,
एंड इसके अंदर एक सनसेट क्लास डाला गया है, 15 साल के बाद में ये एक्सपायर हो सकता है, ठीक है। तो 15 साल के लिए रिजर्वेशन वैलिड होगा, परंतु पार्लियामेंट क्या है, एक्सटेंड कर सकती है इसको, पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड इट, ठीक है। तो पीरियोडिक रोटेशन ऑफ सीट्स के लिए प्रोवाइड किया गया है, इस जो भी सीट्स रिजर्व की जाएगी वुमेन का, उसको पीरियोडिकली उनको चेंज किया जाएगा वन कॉन्स्टिट्यूएंसी टू अनदर आफ्टर ईच सब्सिक्वेंट डीलिमिटेशन, हर एक सब्सिक्वेंट डीलिमिटेशन के बाद में एट द पार्लियामेंट में बाय द लॉ डिटरमाइन। एंड प्रोविजन, इस जो एक्ट का जो प्रोविजन है, इट विल नॉट अफेक्ट, इट शैल नॉट अफेक्ट एनी रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लोकसभा अंटिल देयर डिसोल्यूशन। तो यानी कि ये पहले जो सेंसस के बाद में जो भी सेंसस आएगा उसके बाद में डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद में क्या है ये इफेक्ट में आएगा, और उस समय जो भी लोकसभा चल रही होगी और राज्यसभा, लोकसभा और वो क्या है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली चल रही होगी, तो उसको इफेक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट इज डिलिमिटेशन कमीशन। तो आर्टिकल 82 के अंदर डिलिमिटेशन कमीशन है वो पार्लियामेंट इनेक्ट कर सकती है, ठीक है। तो कौन इनेक्ट कर सकता है? पार्लियामेंट इनेक्टेड डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस टू एस्टेब्लिश ए डिलिमिटेशन कमीशन, ठीक है। तो पार्लियामेंट है वो इसको इनेक्ट करती है डिलिमिटेशन एक्ट को, ठीक है। तो आपको ये दिया हो सकता है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है डिलिमिटेशन कमीशन को, नो, तो पार्लियामेंट इसको अपॉइंट करती है आफ्टर एवरी सेंसस टू एस्टेब्लिश द डिलिमिटेशन कमीशन, ठीक है। ये एक्ट के अंदर डिलिमिटेशन एक्ट के अंदर इसको बनाया जाता है। इट्स फंक्शन इज टू डिटरमाइन द नंबर एंड बाउंड्रीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी टू मेक द पॉपुलेशन ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंसी टू नियरली इक्वल, एंड इसका जो काम है टू आइडेंटिफाई द सीट्स ऑफ रिजर्व फॉर द एससी एंड एसटी, उनकी सीट को आइडेंटिफाई करना है, उसके अलावा नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी एज वेल एज बाउंड्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी को डीमार्केट करना है। इसकी कंपोजिशन क्या है? रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, सीईसी हो सकता है, एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन, तो इसके मेंबर्स होंगे। इट हैज द पावर ऑफ सिविल कोर्ट, डिलिमिटेशन कमीशन के पास सिविल कोर्ट की पावर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्डर्स हैव द फोर्स ऑफ लॉ एंड कैन नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट। जो इसका जो डिसीजन आएगा डिलिमिटेशन कमीशन का, वो किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, इवन इन सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। कैन नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट। नॉट कॉन्फिडेंस मोशन, तो आर्टिकल 75 क्लोज 3 एंड आर्टिकल 164 क्लोज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन के अंदर क्या बात की गई है? आर्टिकल 75 क्लोज 3, 164 क्लोज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये किसके लिए है? स्टेट लेजिस्लेचर के लिए है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा को इन जनरल, तो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है पर्टिकुलरली लोकसभा को, एंड इन जनरल क्या है? पूरा पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, specifically to the Lok Sabha and in particular to the both the houses. तो आर्टिकल 75 क्लोज 3 के अंदर there is collective responsibility of council of minister at union level and at the level of the state, 164 clause 2. For testing of this collective responsibility, the rules of Lok Sabha provide a particular mechanism. प्रोवाइड करती हैं ए मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन प्रोवाइड करती हैं, एंड दिस प्रोसीजर इज स्पेसिफाइड अंडर द रूल 198 ऑफ द लोकसभा। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो मेंशन किया गया है रूल 198 ऑफ द लोकसभा के अंदर। तो कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेंशन आइदर ए कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस मोशन को मेंशन नहीं करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेंशन दी कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। तो ये मेंशन किया गया है रूल 198 के अंदर। तो any Lok Sabha MP who can garner the support of the 50 colleague can at any point of time introduce a motion of no confidence motion against the council of minister के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। कितना सपोर्ट चाहिए? 50 MPs का सपोर्ट चाहिए लोकसभा के अंदर, ठीक है। राज्यसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन का सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन, ए कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी मूव्ड ओनली इन द लोकसभा, इट कैन नॉट बी मूव्ड इन द राज्यसभा। ए नो यानी कि सिमिलरली स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में आएगा क्या? नहीं आएगा, ठीक है। इफ ए नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास द गवर्नमेंट मस्ट रिजाइन। तो अभी तक कितने आ चुके हैं? 28 आ चुके हैं, 28 नो कॉन्फिडेंस मोशन आ चुके हैं। एंड पहला आया था जवाहरलाल नेहरू के अगेंस्ट में, आया था 1963 में, 1962 का वार हुआ था, उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू के अगेंस्ट में पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था 1963 में, ठीक है। नेक्स्ट इज पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर द सर्टेन राइट्स एंड इम्यूनिटीज enjoyed by the MPs and MLAs individually and collectively so that they can effectively discharge their function। तो ये क्या है? certain rights हैं, immunities हैं जो कि individual MP या MLAs के द्वारा enjoy की जाती हैं as well as a house collectively, ठीक है। उसकी committees को भी available होता है ये। These
rights are also given to those individuals who speak and participate in any committee of the parliament, which includes the attorney general of India and the union minister है उसको भी क्या है ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एक्सटेंड होंगे। तो मिनिस्टर है एक हाउस का मेंबर होता है परंतु वो दूसरे हाउस में बोल सकता है, जैसे कि लोकसभा से चुन के आता है परंतु उसको राज्यसभा में बोल सकता है ना। देन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए भी अवेलेबल होगा। दीज आर नॉट अवेलेबल टू प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, को अवेलेबल नहीं है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर नॉट अवेलेबल टू प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। इंडिया में कोडिफाइड नहीं है, देयर इज नो कोडिफिकेशन ऑफ लॉ। When any of these right and immunities are disregarded, offense is called as a breach of privilege. ठीक है, and it is punishable under the law of the parliament. Special provisions are enshrined under the Article 105 for the parliament and Article 194 for the state legislature. तो इसका मेंशन कहां पे है प्रिविलेजेस का? 105 आर्टिकल 105 के एमपीज के लिए है, पार्लियामेंट के लिए है, 194 स्टेट के लिए है। पार्लियामेंट टिल नाउ हैज नॉट मेड एनी स्पेशल लॉ टू एग्जॉस्टिवली कोडिफाइड दिस, दे आर नॉट कोडिफाइड। वन ऑफ द प्रिविलेजेस इज दैट, इसका एक प्रिविलेज ये है कि मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट बी अरेस्टेड इन सिविल केस 40 days बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द सेशन और कमेटी मीटिंग एंड 40 days आफ्टर। ठीक है, तो 40 दिन पहले और 40 दिन बाद इसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ये अवेलेबल है ओनली इन क्रिमिनल सिविल केसेस में, ये अवेलेबल है ओनली इन सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस में ये अवेलेबल नहीं है। तो पार्लियामेंट इज द सोल अथॉरिटी टू असर्टेन इफ देयर हैज बीन ए ब्रीच और कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस। तो कौन डिटरमाइन करेगा? पार्लियामेंट। ठीक है, नो कोर्ट इज एंट्रस्टेड विद दिस पावर। A member of the houses can raise a question involving a breach of privilege with the consent of the chairman or speaker के कंसेंट से ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मोशन है वो क्वेश्चन है वो रेज किया जा सकता है मेंबर के द्वारा। नेक्स्ट इज प्रिविलेज कमेटी। तो इट इज ए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है ये, दैट इज प्रेजेंट इन द बोथ द हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा के अंदर इट कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर। तो प्रिविलेज कमेटी ऑफ लोकसभा हैज 15 मेंबर्स होते हैं इसमें। दे आर नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर, उनको क्या है नॉमिनेट किया जाता है स्पीकर के द्वारा। दे आर नॉट इलेक्टेड, दे आर नॉमिनेटेड है। ठीक है, राज्यसभा के अंदर 10 मेंबर की कमेटी होती है प्रिविलेज कमेटी। दे आर अगेन नॉमिनेटेड बाय द चेयरमैन। ठीक है, तो दे आर नॉमिनेशन के द्वारा इसमें मेंबर्स होते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी होती है, 15 लोकसभा के केस में है, 10 राज्यसभा के केस में है। फंक्शन क्या है इसका? टू इन्वेस्टिगेट द क्वेश्चन इन्वॉल्विंग द ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस ऑफ द हाउस और मेंबर। तो उनका जो है उसका क्वेश्चन है उसको ये चेक करती है। एज रेफर टू इट बाय द प्रेसिडाइजिंग ऑफिसर। तो प्रेसिडाइजिंग ऑफिसर इसको केस देता है। ठीक है, यदि कोई रेज करता है प्रिविलेज मोशन तो उसको ये सौंपा जाता है, इस कमेटी को ये डिटरमाइन करती है। नेक्स्ट इज एक्सपल्जन ऑफ द लॉ मेकर। तो एक्सपल्जन ऑफ एमपी कैन बी ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस और लीगल बेसिस पे हो सकता है। ठीक है, लीगल बेसिस यानी कि रूल ऑफ हाउस के बेस पे हो सकता है। व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस? क्या है इसका? एन एमपी फाउंड गिल्टी ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज और कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस कैन बी सस्पेंडेड फ्रॉम द हाउस और फेस द एक्सपल्जन। जो कि गिल्टी है किसका? ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का, और कंटेम्प्ट ऑफ हाउस का गिल्टी है, उस एमपी को सस्पेंड किया जा सकता है फ्रॉम द हाउस और उसको निकाला जा सकता है, फेस एक्सपल्जन। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है। लीगल बेसिस क्या है? लीगल बेसिस ऑफ सस्पेंशन एंड एक्सपल्जन। टू इंश्योर स्मूथ प्रोसीडिंग एंड मेंटेन ऑर्डर, द प्रेसिडाइजिंग ऑफिसर, जो कि क्या होता है स्पीकर और चेयरमैन ऑफ द हाउस, हैज द पावर टू फोर्स ए मेंबर टू विथड्रॉ फ्रॉम द हाउस। तो उसको बोल सकता है कि तुम बाहर चले जाओ। ठीक है, इन केसेस ऑफ द एक्सट्रीम मिसकंडक्ट के केस में द हाउस में एक्सपेल ए मेंबर टू रिड द हाउस ऑफ ए पर्सन हु आर अनफिट फॉर द मेंबरशिप। तो ये ऐसा किया जा सकता है, उसको निकाला जा सकता है हाउस से परमानेंटली। ठीक है, and under the rules of 373, rule 373, 374, 374A of the Lok Sabha and the rule 255, 256 of the Rajya Sabha। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड है। 373, 374A of the Lok Sabha is related with the expulsion and 255, 256 राज्यसभा के हैं वो एक्सपल्जन से रिलेटेड है। और नो कॉन्फिडेंस मोशन इज रिलेटेड विद द रूल 198 ऑफ द लोक सभा। नेक्स्ट इज एथिक्स कमेटी ऑफ लोकसभा। ये काफी न्यूज में थी महुआ मित्रा वाले केस में। तो इट कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 15 मेंबर। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा 15 मेंबर हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, एथिक्स कमेटी ऑफ लोकसभा ये कब बनी थी? ये 2000 में इसको बनाया गया था। ठीक है, 2000 में। देन मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर फॉर ए टर्म ऑफ 1 ईयर। तो 1 साल का इसका टर्म होता है मेंबर्स का। ठीक है, 2000 से चली आ रही है, हर साल ये नॉमिनेट किए जाते हैं। तो इसमें भी क्या है नॉमिनेटेड होते हैं मेंबर, 1 साल का इसका टेन्योर है। ठीक है, फंक्शन क्या है इसका? टू एग्जामाइन ए कंप्लेंट रिलेटिंग टू अनएथिकल कंडक्ट
of a member refer to it by the speaker. Make the recommendation and formulate a code of conduct for members के लिए code of conduct बनाना है. Suggest the amendment to the code of conduct. को ये amendment भी suggest कर सकती है. First ethic committee in लोक सभा was set up in 2000 में सेटअप की गई थी और राज्यसभा के केस में ये 1997 में सेटअप की गई थी ethics committee. तो दोनों हाउसेस में होती है एंड नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं. लोकसभा के केस में 15 से ज्यादा नहीं हो सकते एंड स्पीकर है वो उसको नॉमिनेट करता है फॉर 1 year term. Next is rule 176 and rule 267 of the rules of procedure and conduct of business in council of states, that is राज्यसभा. ठीक है, तो रूल 176 क्या बोलता है? राज्यसभा का रूल 176 जो कि रूल ऑफ प्रोसीजर है, अलाउ फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन किया जा सकता है नॉट एक्सीडिंग दी 2.5 आवर ऑन ए पर्टिकुलर इश्यू. तो रूल 176 है राज्यसभा के कोड ऑफ रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस है, ये बोलता है कि शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन नॉट मोर देन 2 आवर्स है उसको कंडक्ट किया जा सकता है पर्टिकुलर इश्यू पे. जबकि रूल 267 क्या बोलता है? रूल 267 ये कहता है कि राज्यसभा एमपी हैज द स्पेशल पावर टू सस्पेंड द प्री डिसाइडेड एजेंडा ऑफ द हाउसेज विद द अप्रूवल ऑफ द चेयरमैन. ठीक है, तो उसके पास ये स्पेशल पावर दी गई है राज्यसभा एमपी को, ये विद द कंसेंट ऑफ चेयरमैन. ठीक है, नेक्स्ट इज एंटी डिफेक्शन लॉ. तो 10th शेड्यूल हैज इंजर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन 1985 के अंदर 10th शेड्यूल ने इसको इंजर्ट किया था बाय द 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. तो इट ले डाउन द प्रोसेस बाय विच द लेजिस्लेटर मे बी डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन by the presiding officer. तो कौन डिटरमाइन करता है एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर? presiding officer is the deciding authority of a legislature based upon a petition by any other member of the houses. The decision on the question of disqualification on the ground of defection is referred to chairman or the speaker of the houses and his decision is final but it is subject to judicial review. ठीक है, तो जो डिसीजन होता है चेयरमैन और स्पीकर का दैट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू. ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला था. किलहोतो होलोहन वर्सेस जचालू ये जो केस है उसमें बोला गया था किलहोतो होलोहन केस 1992 में. ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन के क्या क्या ग्राउंड हो सकते हैं? इफ मेंबर ऑफ हाउस बिलोंगिंग टू ए पॉलिटिकल पार्टी, यदि कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है, वॉलेंट्री गिवन अप हिज मेंबरशिप ऑफ सच पार्टी, इसकी अपनी मेंबरशिप वॉलेंट्री छोड़ देता है उस पार्टी की, वोट्स और एब्सेंट फ्रॉम वोटिंग इन सच हाउस कॉन्ट्रेरी टू द डायरेक्शन ऑफ हिज पॉलिटिकल पार्टी. तो उसने जिस डायरेक्शन में दिया गया है कि उसको वोट करना है तो वो उसी को वोट करे, ना करे दूसरे को वोट कर दे तब वो, या फिर एब्सेंट रह सकता है तब उसको ये डिफेक्शन का एंटी डिफेक्शन का ग्राउंड बनता है. इफ ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ज्वाइन ए पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द इलेक्शन. ठीक है, इफ ए नॉमिनेट मेंबर ऑफ ए हाउस ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी, ये ज्वाइन करता है विद आफ्टर दी 6 month. ठीक है, तो आफ्टर 6 month है तो इसमें 6 month के बाद में ये ज्वाइन करता है तब ये ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन एप्लीकेबल होगा. इंडिपेंडेंट मेंबर है वो कभी भी ज्वाइन करे पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर हिज इलेक्शन तब ये उस पे होगा. और नॉमिनेट मेंबर है वो 6 महीने के बाद में. ठीक है, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द 6 month फ्रॉम द डेट व्हिच ही बिकम ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर. नेक्स्ट इज एग्जाम्पशंस हैं, कुछ एग्जाम्पशन दिए गए हैं डिस्क्वालिफिकेशन अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ. इफ ए मेंबर्स ओरिजिनल पार्टी मर्जर विद अनदर पार्टी, तो मर्जर होता है तब इसमें एक्सेप्शन है ये. द मेंबर इज नॉट डिस्क्वालिफाइड इफ दे ज्वाइन द न्यू मर्ज पार्टी, वो ज्वाइन करते हैं तो वो नॉट क्वालिफाइड होते हैं. द मेंबर इज आल्सो नॉट डिस्क्वालिफाइड इफ दे चूज नॉट टू ज्वाइन द मर्ज पार्टी एंड डिसाइड टू फंक्शन एज ए सेपरेट ग्रुप. वो नहीं ज्वाइन करते हैं तब भी क्या है वो क्वालिफाइड डिस्क्वालिफाई नहीं होंगे. फॉर द मर्जर को टू बी वैलिड at least 2/3 of the member of the original party in the legislature must agree to the merger. तो मर्जर को वैलिड होने के लिए 2/3 है वो ओरिजिनल पार्टी के मेंबर है वो मस्ट एग्री करने चाहिए. तो शिवसेना वाला केस है ये. ठीक है, इफ ए पर्सन इज इलेक्टेड एज ए स्पीकर ऑफ लोकसभा और चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा देन ही could resign from his political party and rejoin the party once he vacate. तो यदि स्पीकर है वो लोकसभा का और चेयरमैन है राज्यसभा का इलेक्ट हो जाता है तब ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी. ठीक है, ही कैन रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी की पोस्ट से. तो ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, पता ही होगा वैसे. नेक्स्ट इज पार्लियामेंट्री सेक्रेटेरिएट. पार्लियामेंट्री सचिवालय या फिर सेक्रेटरिएट, इट इज अनमेंशनड अंडर आर्टिकल 98 एंड आर्टिकल 187. ठीक है, 98 एंड 187. ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर शेल हैव ए सेपरेट सेक्रेटरियल स्टाफ होगा. फंक्शन क्या है? टू प्रोवाइड द सेक्रेटरियल असिस्टेंस, प्रिपेयर एंड पब्लिश ए रिकॉर्ड ऑफ डे टू डे प्रोसीडिंग, सर्व द पॉलिटिकल कमिटीज को सर्व करेगा, पेमेंट ऑफ
सैलरीज एंड अलाउंसेस, ठीक है। तो पार्लियामेंट में बाय लॉ रेगुलेट कर सकती है द रिक्रूटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विसेज ऑफ द पर्सन अपॉइंटेड टू द सेक्रेटेरियल स्टाफ ऑफ द आइदर ऑफ द हाउस है, उनकी सर्विस ऑफ कंडीशन है वो पार्लियामेंट रेगुलेट कर सकती है। स्पीकर एंड चेयरमैन कैन क्रिएट न्यू पोस्ट इन रेस्पेक्टिव सेक्रेटरीट, ठीक है। तो उसमें स्पीकर है और चेयरमैन है वो क्रिएट कर सकते हैं नई पोस्ट को, जबकि कंडीशन ऑफ सर्विस है वो पार्लियामेंट रेगुलेट कर सकती है। सेक्रेटरी जनरल ऑफ द बोथ द हाउसेज होल्ड द रैंक इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी। तो सेक्रेटरी जनरल है वो इसको लीड करता है ना, तो उसकी जो रैंक है वो किसके बराबर होगी, कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर होगी। हाउएवर टेबल ऑफ प्रेसिडेंस है उसमें कैबिनेट सेक्रेटरी है वो 11वें नंबर पे आता है, जबकि सेक्रेटरी लोकसभा है और सेक्रेटरी राज्यसभा है, सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा वो 23वें नंबर पे आता है। तो कैबिनेट सेक्रेटरी 11वें नंबर पे है और ये जो सेक्रेटरी जनरल है लोकसभा और राज्यसभा वाला वो 23वें नंबर पे आता है, ठीक है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 142। तो इट प्रोवाइड द सुप्रीम कोर्ट पावर टू डू द कंप्लीट जस्टिस इन एनी मैटर पेंडिंग बिफोर इट, while the power under article 142 are sweeping in nature and these are तो सुप्रीम कोर्ट has defined its scope and extent through the various judgment and this is the discretionary power of the supreme court। डिस्क्रिशनरी पावर है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली क्या है जो डाइवर्स देने के लिए इसको यूज किया गया था इस पावर को, कपल को। नेक्स्ट इज आर्टिकल 299, आर्टिकल 299 ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय द यूनियन और स्टेट आर इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के नाम पे होते हैं। जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं साइन किए जाते हैं, सारा बिजनेस होता है वो किसके नाम पे होता है, प्रेसिडेंट, और स्टेट में किसके नाम पे होता है, गवर्नर के नाम पे। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट द गवर्नमेंट कैन नॉट क्लेम इम्यूनिटी फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ लॉ टू ए कॉन्ट्रैक्ट merely because one of the parties it is president of India। नेक्स्ट इज जुडिशियल अपॉइंटमेंट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एंड हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितने जजेस हैं, प्रेजेंटली 34 जजेस हैं, एक सीजीआई प्लस 33 अदर जजेस। तो नंबर ऑफ जजेस है इन सुप्रीम कोर्ट इट इज डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट, डिसाइड करती है। हाई कोर्ट के अंदर नंबर ऑफ जज कौन डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। तो चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है और जजेस है वो भी क्या है, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं। अदर जजेस दे आर अपॉइंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट कलीजियम। यहां पे कलीजियम में क्या है, सीजीआई प्लस 4 जजेस का कलीजियम होता है, ठीक है। सीजीआई प्लस 4 जजेस इन केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के केस के अंदर सीजीआई प्लस 2 जजेस का ये कंसल्टेशन होता है इसके साथ। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोमिसरी एस्टोपेल, तो डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोमिसरी एस्टोपेल इट इज ए कंसेप्ट इन द कॉन्ट्रैक्चुअल लॉज में ये कंसेप्ट है। It essentially prevent a promisor from backing out of an agreement on the grounds that there is no consideration। तो यहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं किया गया, फलाना फलाना क्लास है उसको कंसिडर नहीं किया गया था पहले, तो अब हम हमसे एग्जिट कर रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये इट इज रिलेटेड विद द कॉन्ट्रैक्ट लॉ से रिलेटेड है, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोमिसरी एस्टोपेल। इट इज इन्वोक्ड बाय द प्लेंटिफ के द्वारा द पार्टी मूविंग टू द कोर्ट इन सिविल एक्शन, जो उसको बोलते हैं प्लेंटिफ, टू एंश्योर एग्जीक्यूशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट और सीक कंपनसेशन फॉर फेलियर टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो यदि कोई फेल हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट से, उसको कंपनसेशन लेने के लिए ये दायर की जाती है डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोमिस, ठीक है। नेक्स्ट इज नार्को एनालिसिस टेस्ट। तो नार्को एनालिसिस टेस्ट के अंदर सोडियम पेंटोथोल या फिर जिसको ट्रथ सीरम कहा जाता है वो दी जाती है, इज इंजेक्टेड टू ए पर्सन विच लोअर्स द पर्सन सेल्फ कॉन्शियस को लोअर कर देती है, अलाउइंग देम टू स्पीक विद द इनहिबिशन, ठीक है। तो वो फिर सत्य बोलने लग जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट इन सेल्वी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अदर इन 2010 सेड दैट या फिर रूल्ड दैट द नार्को एनालिसिस, ब्रेन मैपिंग एंड पॉलीग्राफ टेस्ट कैन नॉट बी कंडक्टेड ऑन एनी पर्सन विदाउट हिज और हर कंसेंट के बिना उसको कंडक्ट नहीं किया जा सकता विदाउट दी पर्सन कंसेंट ऑफ द पर्सन, ठीक है। तो नार्को एनालिसिस रिपोर्ट है इट इज नॉट एडमिसेबल एज ए प्राइमरी एविडेंस की तरह ये एडमिसेबल नहीं है। हाउएवर एनी इंफॉर्मेशन और मटेरियल दैट इज सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड विद द हेल्प ऑफ वॉलेंट्री एडमिनिस्ट्रेड टेस्ट रिजल्ट्स, तो उसके बाद में वॉलेंट्री यदि किसी ने एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद में उससे कुछ भी पता चलता है तो उसको क्या है, एडमिट किया जा सकता है इन दी कोर्ट एज पर द सेक्शन 27 ऑफ द एविडेंस एक्ट 1872 एंड ये जो है वॉलेंट्री नहीं है कंडक्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023 ये लाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो दिस विल रिप्लेस द इलेक्शन कमीशन
एक्ट 1991, कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1991 को ये रिप्लेस करेगा। दिस लेजिस्लेशन एम्स टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी टू द अपॉइंटमेंट प्रोसेस रिस्पोंडिंग टू ए डायरेक्टिव फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इन अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2023 के अंदर सुप्रीम कोर्ट हैज लेट डाउन दैट दिस Chief Election Commission and Election Commission shall be appointed by a committee consisting of the Prime Minister, CJI and लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। ये ऐसा बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, ठीक है। परंतु इसी जजमेंट को नलीफाई करने के लिए ये गवर्नमेंट ये अमेंडमेंट लेके आई थे, ठीक है। उसके अंदर क्या गवर्नमेंट ने बोला कि चीफ इलेक्शन की अपॉइंटमेंट कौन करेगा, एक कमेटी करेगी, सिलेक्शन कमेटी, जिसमें कौन कौन मेंबर होगा, प्राइम मिनिस्टर प्लस लीडर ऑफ अपोजिशन प्लस सीजीआई को रिप्लेस कर दिया गया है विद मिनिस्टर के साथ, तो एक सेंट्रल मिनिस्टर है, ठीक है, जो कि प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा, ठीक है। The Act addresses the appointment, salary and removal of Chief Election Commission and Election Commission को ये एड्रेस करता है। तो इसके अंदर एक सर्च कमेटी बनाई जाएगी, ठीक है। सर्च कमेटी जो नाम ढूंढेगी फिर वो सिलेक्शन कमेटी को देगी। तो सर्च कमेटी सेल प्रिपेयर ए पैनल ऑफ 5 लोगों का नाम प्रिपेयर करेगी, पैनल ऑफ 5 पर्सन फॉर कंसिडरेशन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी फॉर अपॉइंटमेंट एज ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर। तो ये जो है कमेटी है, जो सर्च कमेटी है, इट इज हेडेड बाय द मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, इसको हेड करेगा। एंड इसमें क्या होंगे, 2 अदर मेंबर होंगे दैट नॉट बिलो द रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो 3 मेंबर होंगे जिसमें 2 इसके सेक्रेटरी होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, एंड एक मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस होगा जो हेड करेगा किसको, सर्च कमेटी को, ठीक है। 5 मेंबर का रिकमेंडेशन देगी वो। उन 5 मेंबर से क्या है सिलेक्शन कमेटी नाम चूज करेगी। तो सिलेक्शन कमेटी कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन द लोकसभा, ठीक है। The salary and condition of the services of the election commission and chief election commission shall be equivalent to the cabinet secretary। तो जो सैलरी है और कंडीशन ऑफ सर्विसेज है अभी वो कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर होगी। अंडर द 1991 के एक्ट में ये किसके बराबर थी, सैलरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस के बराबर थी, उसको क्या है अभी कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर सैलरी कर दी गई है इसकी। The Act retained the constitutional provision like Article 324 Clause 5 that allow the CEC to be removed by a judge of Supreme Court। तो CEC को रिमूव क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह किया जाता है, ठीक है। While other election commissioner है वो कैन बी रिमूव्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन के रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव किए जा सकते हैं। नेक्स्ट इज नेशनल पार्टी स्टेटस। तो 6 पार्टीज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज ए नेशनल पार्टी। दीज इंक्लूड बीजेपी, कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, सीपीआईएम, मार्क्सिस्ट वाली है, याद रखना ये मार्क्सिस्ट वाली है सीपीआईएम, एंड ये एनपीपी एंड आप। तो ये 6 पार्टीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ये नेशनलिस्ट पीपल पार्टी मिजोरम वाली है, मिजोरम या मणिपुर में है, देख लेना। देन क्राइटेरिया क्या है, फुलफिल एनी ऑफ द 3 कंडीशन, एनी ऑफ द क्या है 3 कंडीशन, किसी भी कोई भी एक कंडीशन 3 कंडीशन में से ये फुलफिल करती है तो उसको क्या है नेशनल पार्टी का स्टेटस दे सकता है इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है इसमें से, विनिंग 2% सीट्स और 11 सीट्स। तो 2% सीट्स या फिर 11 सीट जीत रही हो इन लोकसभा फ्रॉम एटलीस्ट 3 स्टेट्स, ठीक है, फ्रॉम एटलीस्ट 3 डिफरेंट स्टेट इन द लेटेस्ट जनरल इलेक्शन। तो या तो 2% क्या है सीट मिले या फिर 11 सीट मिले, ठीक है, 11 सीट मिले पिछले इलेक्शन में जो लेटेस्ट इलेक्शन हुआ है उसमें, इन 3 डिफरेंट स्टेट, 3 डिफरेंट स्टेट्स में से, ठीक है। सेकेंड, इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए स्टेट पार्टी इन एटलीस्ट 4 स्टेट्स। क्या है, रिकॉग्नाइज्ड है स्टेट पार्टी कम से कम 4 स्टेट्स में। थर्ड क्या है, पोलिंग 6% ऑफ द टोटल वैलिड वोट इन एटलीस्ट 4 स्टेट। तो या उसको क्या है 6% क्या है वोट मिले, वैलिड वोट मिले जो पोल्ड हो चुके हैं, ठीक है, जितने वोट पोल होते हैं, जितने वोट डाले जाते हैं उसका 6% वोट मिले इन 4 स्टेट्स, ठीक है, एटलीस्ट 4 स्टेट इन एडिशन टू, प्लस में क्या है, प्लस में उसको 4 लोकसभा सीट भी मिले, ठीक है। तो 4 लोकसभा सीट एंड 6% वोट इन 4 स्टेट्स। तो दीज 3 कंडीशन कौन कौन सी होगी, पहला तो है कि 2% सीट मिले, 2% सीट या फिर 11% सीट मिले 3 स्टेट्स में, ठीक है, 2% सीट या फिर 11% सीट, 11 सीट इन 3 स्टेट्स, 3 डिफरेंट स्टेट, या फिर वो स्टेट पार्टी है वो 4 स्टेट्स में रिकॉग्नाइज्ड है वो, ठीक है, 4 स्टेट में स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज्ड है। एंड तीसरा है 6% वोट मिले इन 4 स्टेट प्लस 4 लोकसभा सीट मिले, ठीक है। तो इनमें से तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल करती है कोई पॉलिटिकल पार्टी तो उसको क्या है नेशनल पार्टी का स्टेटस दिया जाएगा। बेनिफिट क्या है नेशनल पार्टी स्टेटस का, बेनिफिट क्या है, रिजर्व्ड सिंबल फॉर दी कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग। तो उसके जो रिजर्व है सिंबल है वो उसी पे कंटेस्ट कर सकता है अक्रॉस द कंट्री। ओनली 1 प्रपोजर टू फाइल द नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट। तो उसके लिए क्या है केवल एक ही प्रपोजर चाहिए होगा
फाइल दी नॉमिनेशन। तो आपको बताना है कि नॉर्मल कैंडिडेट के लिए जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ता है उसके लिए कितने प्रपोजल चाहिए। तो 2 सेट ऑफ इलेक्टोरल रोल है वो फ्री दिया जाएगा। जो पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट्स हैं उनको दो जो रजिस्टर नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है उसके जो कैंडिडेट्स को 2 सेट ऑफ इलेक्टोरल रोल है वो फ्री दी जाएगी। एंड डेडिकेटेड ब्रॉडकास्ट टाइम दिया जाएगा नेशनल पॉलिटिकल पार्टी को ऑन पब्लिक ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन एंड ऑल इंडिया रेडियो ड्यूरिंग द जनरल इलेक्शन। ठीक है। एंड जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी होगी वो 40 स्टार कंपेनियन अपॉइंट कर सकती है, 40 स्टार कंपेनियन। वाले रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है वो कितने कर सकती है, 20 स्टार कंपेनियन है वो नियुक्त कर सकती है। तो रजिस्टर्ड है, अनरिकॉग्नाइज्ड है पार्टी वो 20 है, और जबकि नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है वो 40 कर सकती है। ठीक है। स्टार कंपेनियन कौन से होते हैं, दे आर नॉमिनेटेड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज टू कंपेन इन ईच सेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए एक, ठीक है, कंपेन करते हैं। देयर इज नो लॉ गवर्निंग हु कैन और कैन नॉट बी ए स्टार कंपेनियन, इसका कोई लॉ नहीं है। लिस्ट ऑफ द स्टार कंपेनियर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो स्टेट का होता है एंड द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विद इन ए वीक फ्रॉम द इलेक्शन नोटिफिकेशन डेटेड। तो जब इलेक्शन का नोटिफिकेशन का डेट आता है तो उससे के आने के बाद में, नोटिफिकेशन के डेट के एक हफ्ते के बाद में इसको कम्युनिकेट करना होता है टू द सीईओ, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ द स्टेट एंड इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया अंडर द सेक्शन 77 क्लॉज 1 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। रिकॉग्नाइज्ड political party can have 40 star companion and unrecognized registered political party can have 20। ठीक है। तो poll expenditure as per the section 71 clause 1 of the representation of people act 1951 they travel by air or any other mean, यानी कि जो स्टार कंपेनियर होंगे उनका जो ट्रेवल करने का खर्चा है बाय दी हवाई जहाज से है या फिर किसी अदर मीन से है, हेलीकॉप्टर से है, तो ये काउंट नहीं किया जाता है कैंडिडेट के एक्सपेंडिचर में, इसको काउंट नहीं किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट इज ईवीएम। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, तो इसके 2 यूनिट होते हैं, एक कंट्रोल यूनिट होता है, एक बैलेटिंग यूनिट होता है। द कंट्रोल यूनिट है वो इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटेड पोलिंग ऑफिसर के पास में होती है, और जो बैलेटिंग यूनिट है वो जिसमें आप बटन दबाते हो उसको बैलेटिंग यूनिट बोलेंगे, और कंट्रोल यूनिट है वो जिसमें इंस्ट्रक्शन दिया जाता है वो जिसको फीड करके कि ये अगला बंदा आएगा, अभी अगला बंदा आएगा। ठीक है। The balloting unit is in the voting compartment into which the voter cast his or her vote in secret. It runs on a single alkaline battery पे काम करती है। Fitted in the control unit में जो बैटरी है उसकी फिट की जाती है। Can be used in the areas where no electricity, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है उसको यूज किया जा सकता है। जो ईवीएम है इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया है। किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा। इसमें कितने हैं, 2000 वोट है मैक्सिमम एक ईवीएम में रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। 2000 वोट इन एक ईवीएम, एक सिंगल ईवीएम में रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। ईवीएम वर फर्स्ट यूज्ड इन 1982 केरला असेंबली इलेक्शन में यूज किया गया था, बाई इलेक्शन हुए थे वहां पे, उसमें इसको यूज किया गया था एक 1982 में। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 वाज अमेंडेड इन 1988 में इसको अमेंड किया गया था टू अलाउ द यूज ऑफ ईवीएम। इन 2004 ईवीएम वर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन लोकसभा इलेक्शन में पहली बार यूज की गई थी। नेक्स्ट इज वीवीपैट, तो वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। इट इज ए इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन सिस्टम डिजाइन टू अलाउ द वोटर टू वेरीफाई देयर वोट्स, कि उनका जो वोट है वो सही से पड़ा है या नहीं। इसमें पेपर स्लिप जनरेट होती है, ठीक है, एंड जिसमें क्या लिखा होता है, बेरिंग द नेम एंड सिंबल ऑफ द कैंडिडेट। तो पेपर स्लिप में क्या है, नाम होगा और सिंबल होगा कैंडिडेट किसको वोट दिया है, एंड ये 7 सेकंड के लिए आपको फ्लैश होगी। तो प्रिंटेड स्लिप है इज विजिबल फॉर द 7 सेकंड है, उसके बाद में ये बॉक्स में गिर जाएगी इन व्यूइंग द विंडो अटैच टू द बैलेट यूनिट इन द वोटिंग कंपार्टमेंट। तो हर एक का ये मिलाया नहीं जाता है, केवल 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी का मिलाया जाता है। किसी भी 2 क्या है, 2 के अंदर 2 का मिलाया जाता है, ठीक है। तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो उसके अंदर क्या है, वोट पड़ रहे हैं, तो उसमें से इलेक्शन कमीशन रैंडमली 2 किसी भी जो पोलिंग स्टेशन होते हैं उसका ये मिला सकता है, वीवीपैट का मिलान करता है उसके साथ, ताकि धांधली नहीं हो। इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम, तो इट इज डेवलप्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्लस सीडेक ने इसको डेवलप किया है। सीडेक इज सेंटर फॉर, आप बताओगे मेरे को फुल फॉर्म क्या है सीडेक की, ठीक है। तो वोटर रिसीव द
पोस्टल बैलेट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या फिर मेल के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्या है वोटर के पास में पोस्टल बैलेट आता है, फिर वोटर अपना उसको डाउनलोड करेगा, अपना वोट देगा, फिर क्या है उसको रिटर्निंग ऑफिसर को भेज देगा, ठीक है, बाय दी पोस्ट। तो एलिजिबल वोटर है, कौन कौन से एलिजिबल है वो इसमें इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट के अंदर कौन कौन एलिजिबल हैं। तो इसके अंदर सर्विस वोटर एलिजिबल है, आर्म फोर्सेस के जो वोटर हैं, आर्म फोर्सेस के जो मेंबर हैं वो एलिजिबल हैं, एम्प्लॉय जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं जो भारत से बाहर रह रहे हैं, ठीक है, फॉरेन मिशन में काम कर रहे हैं, एम्बेसीज में काम कर रहे हैं, वो ओवरसीज इलेक्टर है, वो भी इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो एलिजिबल फॉर दिस नोटा, नोटा इज नॉट अ राइट टू रिजेक्ट का राइट नहीं है। नोटा वोट्स आर नॉट काउंटेड व्हाइल डिसाइडिंग द विनर, तो इसको काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। विनर है उसमें काउंट तो वैसे तो काउंट किया जाता है, परंतु कितने वोट आए नोटा को, परंतु उसको विनर डिसाइड करते समय इसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। यदि नोटा जीत जाता है, नोटा जीत जाता है तो क्या है कोई फ्रेश इलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट बैलेट सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो कैंडिडेट विद हाईएस्ट नंबर ऑफ द वोट्स है वो जीत जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज सेक्शन 62 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो प्रिजनर्स हैं, दे आर नॉट अलाउड टू वोट, दे आर नॉट अलाउड टू वोट प्रिजनर्स, बट द पीपल अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर हैं, दे कैन कास्ट देयर वोट थ्रू पोस्टल बैलेट, से वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले कास्ट कर सकते हैं थ्रू पोस्टल बैलेट, ठीक है, दे आर नॉट अलाउड। तो पोस्टल बैलेट के बारे में आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो इसमें कौन कौन कास्ट कर सकते हैं वोट। नेक्स्ट इज 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी नॉर्म। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 अलाउ ए कैंडिडेट टू कंटेस्ट फ्रॉम मोर देन 1 सीट, ठीक है। तो एक से ज्यादा वो कंटेस्ट कर सकता है, परंतु 1996 में एक अमेंडमेंट किया गया था जिसमें से क्या है एक बंदा मैक्सिमम 2 सीट से ही कंटेस्ट कर सकता है, और एक बंदा कितने नॉमिनेशन फाइल कर सकता है, एक सीट से 4 फॉर्म भर सकता है, ठीक है, खुद के या फिर उसके लिए कोई भर सकता है। कस्टोडियन, नेक्स्ट इज कस्टोडियन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉपर्टी फॉर इंडिया। इट इज ए क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी दैट इज एस्टेब्लिश्ड अंडर द इकोनॉमिक प्रॉपर्टी एक्ट 2017 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आती है, ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉपर्टी रेफर टू द प्रॉपर्टी और द एसेट held or managed on the behalf of a enemy or enemy subject or enemy company. Who is enemy? हमारा दुश्मन कौन है? तो ये enemy हो सकता है, enemy की सब्जेक्ट की कंपनी हो सकती है, यानी कि कोई पाकिस्तान है, जैसे कि पाकिस्तान की कंपनी हो सकती है, या फिर पाकिस्तान के कोई नागरिक की कंपनी हो सकती है। एंड दिस enemy is a person or a country which is defined as enemy under Defense of India Act 1962 में जो डिफाइंड है वो है। इसका जो फंक्शन क्या है, कस्टोडियन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉपर्टी का फंक्शन इज टू मैनेज एंड प्रिजर्व दी टू मैनेज एंड प्रिजर्व दी इकोनॉमिक प्रॉपर्टी को मैनेज करना है। नेक्स्ट इज मॉडल प्रिजनर एक्ट 2023। तो इट हैज रिप्लेस्ड द ब्रिटिश एरा प्रिजनर एक्ट 1894, 1894 को इसने रिप्लेस किया है टू ओवरहॉल द प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन। इट इज फोकस इज मोर ऑन रिफॉर्मेशन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ इनमेट्स एंड प्रिजन इज ए स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट इज पेरोल। पेरोल क्या होती है? पेरोल इज अ सिस्टम ऑफ कंडीशनल रिलीज ऑफ ए प्रिजनर विद द सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड। तो इसमें क्या है, सस्पेंशन होता है सेंटेंस का फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड। एंड फरलो क्या होती है? फरलो इज गिवन इन ए केसेस ऑफ लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट, किसी को 20 साल की जेल होगी तो उसको क्या है फरलो दी जाती है, एंड जितने टाइम पे वो फरलो पे बाहर आता है तब उसको रिमीजन माना जाता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 20 साल की जेल होगी तो 1 महीने के लिए वो बाहर आया फरलो पे, तो क्या है उसमें से वो माना जाएगा कि वो उसका रिवीजन हो गई है, तो उसकी सजा उतनी कम हो गई है। तो फरलो इज गिवन इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट, द पीरियड ऑफ फरलो ग्रांटेड टू ए प्रिजनर इज ट्रीटेड एज रिमीजन और रिडक्शन इज हिज इन सेंटेंस, ठीक है। तो फरलो इज अ मैटर ऑफ राइट होता है, जबकि पेरोल इज नॉट अ मैटर ऑफ राइट। तो पेरोल इज ए सिस्टम ऑफ कंडीशनल रिलीज ऑफ ए प्रिजनर विद द सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड। एंड व्हाट इज बेल? बेल मीन प्रोक्योरमेंट ऑफ रिलीज फ्रॉम प्रिजन ऑफ ए पर्सन अवेटिंग ट्रायल और ए अपील, ठीक है, जिसका अंडर ट्रायल है, जिसका अभी ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ है या फिर अपील है, तो उसको क्या है प्रोक्योरमेंट ऑफ रिलीज है, उसको बेल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज सीबीआई। सीबीआई इज ए नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर ये आती है, ठीक है। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1963 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ संथानम कमेटी। तो लॉ गवर्निंग इज दिल्ली
स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 इसको गवर्न करता है। तो सीबीआई डायरेक्टर है वो कौन अपॉइंट करती है? एक सिलेक्शन कमेटी है वो अपॉइंट करती है। द सिलेक्शन कमेटी कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड सीजीआई। ठीक है, तो ये तीनों याद होने चाहिए कौन से इसके मेंबर हैं सर्च कमेटी, सिलेक्शन कमेटी के। टू इन्वेस्टिगेट द क्राइम, इसका जो काम टू इन्वेस्टिगेट द क्राइम इन द स्टेट, सीबीआई नीड द कंसेंट ऑफ द स्टेट, स्टेट की कंसेंट की जरूरत पड़ती है। और स्टेट है उसको जनरल कंसेंट दे सकते हैं, यानी कि एक बार में ही बोल दे कि आओ कोई भी केस आता है तो वो उसको आप सीबीआई उसको क्या है इंक्वायरी कर सकती है किसी बंदे से स्टेट के। देन केस स्पेसिफिक है, केस स्पेसिफिक क्या है परमिशन दे सकता है स्टेट। तो अभी क्या है वेस्ट बंगाल है, पंजाब है, मणिपुर है, उन्होंने विड्रॉ कर ली थी, जनरल कंसेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इज ईडीआई, ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट वाज एस्टेब्लिश इन 1952 के अंदर एस्टेब्लिश की गई थी। ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आती है। जो इट इज हेडेड बाय ईडी डायरेक्टर है, दैट इज अपॉइंटेड एज पर प्रोविजन ऑफ सीवीसी एक्ट 2003 के ये प्रोविजन है, उसके अनुसार इसको अपॉइंट किया जाता है। सेंट्रल बिजनेस कमीशन 2003 के एक्ट है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, ईडी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 एंड फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट एज वेल एज कॉफे पोसा। ठीक है, तो ये क्या होता है आप मेरे को बताओगे इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ठीक है, तो इट इज रेस्पॉन्सिबल, इन चारों एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, याद रखना है। फेमा, पीएमएलए, फॉरेन जो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है एंड कॉफे पेसा। ठीक है, नेक्स्ट इज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द कंपटीशन एक्ट 2003 के इसको बनाया गया है। इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। एंड इट हैज रिप्लेस्ड द एमआरटीपी कमीशन को इसने रिप्लेस किया है। इसका फंक्शन क्या है? टू एलिमिनेट द प्रैक्टिस हैविंग द एडवर्स इंपैक्ट ऑन द कंपटीशन। ऐसी जो प्रैक्टिस है मोनोपोली है उसको खत्म करना है। ठीक है, next is e-governed state. So Kerala has become the fully e-governed state in India. It has digitalized the government services, ensuring the prompt and the transport delivery of the citizen. तो ये था हमारा इसका पॉलिटिकल सेक्शन। धन्यवाद, थैंक यू।